हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। कैसे हैं आप सभी लोग बताएंगे। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को अच्छे से और अपनी पढ़ाई को, एग्ज़ाम की तैयारी आपकी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो है क्लास 10th हिंदी का, जो हमारा 2024 यानी प्रीवियस ईयर में जो हमारा पेपर हुआ था सेट नंबर 1 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हमने मल्टीपल चॉइस को 20 एमसीक्यूज कर लिए थे। दोस्तों, आज हम करेंगे सेट नंबर 2 के 20 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। जो क्वेश्चन सेट ए के रिपीट हुए होंगे सेट नंबर 1 का, उसमें हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। जो नए क्वेश्चन होंगे उसी का हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, ये जो क्लास है ये क्लास 10th के लिए नहीं, क्लास 12th वालों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी के वही लेखक, वही कवि, वही रचनाएं सेम होती हैं। दोस्तों, लगभग 70-80% कोर्स क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, बस फर्क होता है तो गद्यांश और पद्यांश में, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं होता। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य का इतिहास, ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, क्लास 12th और क्लास 10th वालों के लिए सेम है। लेकिन यहाँ पर हम करवाने जा रहे हैं अनसॉल्व, आपका HM पब्लिकेशन का अनसॉल्व है दोस्तों, चाहे आदित्य का कोई भी हो, सेट नंबर 2 2024 में जो प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया था, सेट नंबर 2 HB MCQs 20 होंगे। चलिए वीडियो को लाइक शेयर करिए दोस्तों, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है कि शुक्ल युग के लेखक, शुक्ल युग के लेखक कौन है। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है दोस्तों राम प्रसाद निरंजनी, दूसरा है ऑप्शन यहाँ पर आपके पास माखन लाल चतुर्वेदी, तीसरा है यशपाल, और दोस्तों आपके सामने चौथा है दोस्तों कौन सा, छगन लाल मिश्रा। अब देखो यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, जो आंसर है शुक्ल युग के लेखक। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है शुक्ल युग के लेखक, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों शुक्ल युग का जो लेखक यहाँ पर आपसे पूछा है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ना तो राम प्रसाद निरंजनी, ना यशपाल, ना छगन मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों माखन लाल चतुर्वेदी। कौन है, माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक, माखन लाल दोस्तों कौन, चतुर्वेदी, ये आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है गुनाहों का देवता। ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पर लिखा है गुनाहों का देवता। क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर, गुनाहों का देवता। यह रचना किस विधा की है। क्या है दोस्तों, गुनाहों का देवता रचना किस विधा की है। ऑप्शन नंबर ए है कहानी, बी है नाटक, सी है उपन्यास, या डी है आत्मकथा। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, सी। दोस्तों गुनाहों का देवता है उपन्यास। कौन है, उपन्यास। गुनाहों का देवता क्या है, उपन्यास है। ठीक, और गुनाहों का देवता किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पिछले वाले पेपर में हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यहाँ पर क्या, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है। देखो दोस्तों यहाँ पर थर्ड जो है वो पूछा है क्या, किशोरी, क्या पूछा है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना यहाँ कौन सी है। मैं बताता हूँ आपको ऑप्शन और आप बताएंगे आंसर। पहला है सरस्वती, दूसरा है दोस्तों राग दरबारी, तीसरा है दुलाई वाली, और जो चौथा है दोस्तों वो है इंदुमती। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, वो है क्या, इंदुमती। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, इंदुमती, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है, सवाल यहाँ पर आपको उठता है ये कि दोस्तों यहाँ पर राग दरबारी, ये जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा दिया है, जो थर्ड का ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पर दिया है बी, राग दरबारी। दोस्तों जो ये आंसर तो आपका डी हो गया, लेकिन यहाँ पर दिया था एक ऑप्शन दोस्तों कौन सा, बी, राग दरबारी। ये किसकी रचना है, राग दरबारी। तो दोस्तों लिख लेना, राग दरबारी है श्री लाल शुक्ल का, श्री लाल शुक्ल का। किसका है दोस्तों, श्री लाल शुक्ल का। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर सी दिया है दोस्तों वो है दुलाई वाली। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी दिया है दोस्तों उसमें, दुलाई वाली। ये किसकी रचना है, ये इंपॉर्टेंट है,
ये रचनाएं क्या है, इंपॉर्टेंट है। दुलाई वाली किसकी रचना है दोस्तों, राजेंद्र दोस्तों ये रचना है प्यारे बच्चों राजेंद्र बाल घोष की। किसकी रचना है प्यारे दोस्तों, राजेंद्र बाल घोष। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। ठीक, ध्यान देना इस चीज को। चलो अब देखो यहाँ पर दोस्तों एक आपके सामने और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाता हूँ, और वो क्वेश्चन है क्या, वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो चौथा है, ध्रुव स्वामिनी के लेखक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक, जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा दोस्तों मैं उसे ब्लू पेन से लिखते हुए चलूंगा, ठीक, और जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो मैं ब्लैक पेन वाला लूंगा। यहाँ पर लिखा है ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, ध्रुव स्वामिनी दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, ध्रुव स्वामिनी के लेखक मैं आपको दूंगा दोस्तों ऑप्शन, ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है। तो देखो यहाँ पर मैं आंसर लिखूंगा, और दोस्तों आंसर क्या होगा यहाँ पर आप बताना। पहला है ध्रुव स्वामिनी के लेखक बताना है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। बी है दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर सी है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों मोहन राकेश। 4 ऑप्शन हो गया आपके पास। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ठीक, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों अगर इनकी और रचनाएं अगर देखोगे, देखो ऑप्शन तो आपका मिल गया ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन नंबर कौन सा है ए। और अगर इनकी रचनाएं देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों है इनकी कामायनी महाकाव्य। क्या है, कामायनी ये महाकाव्य है। क्या है दोस्तों, ये महाकाव्य बता चुका हूँ। कामायनी क्या है, महाकाव्य। और भी है दोस्तों इनकी रचनाएं कौन सी हैं, स्कंदगुप्त। कौन है, स्कंदगुप्त भी है और चंद्रगुप्त भी है, ठीक। और भी इनकी है आंसू झरना, निहार, सब इन्हीं की रचनाएं हैं दोस्तों, आंसू झरना सब इन्हीं की रचनाएं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है दोस्तों आपके सिलेबस में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, तो उसमें लिखा है प्यारे दोस्तों मोहन राकेश। देखो यहाँ पर तो ये हो गया, अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा वो मैं ब्लू पेन से आपको बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों पूछा है एक ऑप्शन नंबर डी दिया है, इसमें क्या, मोहन राकेश। क्या लिखा है, मोहन राकेश। इनकी कौन कौन सी रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आधे अधूरी। मोहन राकेश की रचना है आधे अधूरी। दोस्तों नोट जरूर कर लेना, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम, आधे अधूरी। और भी है दोस्तों इनकी रचनाएं, जैसे आषाढ़ का एक दिन। यहाँ पर लिखा है आषाढ़ का एक दिन, ठीक। दोस्तों यहाँ पर लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इनकी है आषाढ़ का एक दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी दोस्तों रचनाएं हैं इनकी, एक और जिंदगी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक और क्या है, जिंदगी। ये सभी इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। और ना आने वाला कर, ठीक, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है दोस्तों जिन पर आपको काम करना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों चौथे का आपका कौन सा, ए, यानी जयशंकर प्रसाद। इनकी और रचनाएं मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, लिख दिया। अब आते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो कह रहा है संस्कृति और सभ्यता। प्यारे दोस्तों यहाँ पर पूछा है संस्कृति, यहाँ पर लिखना संस्कृति और सभ्यता पूछ रहा है, संस्कृति और सभ्यता ये किसकी रचना है दोस्तों। तो संस्कृति और सभ्यता ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों रामदास गौड़, ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने श्याम सुंदर दास, इनका पूरा नाम है दोस्तों पंडित श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर सी है प्यारे दोस्तों रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बी, ये आपका आंसर है प्यारे दोस्तों श्याम सुंदर दास, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो, इस वाले ऑप्शन का जो एक्स्ट्रा पॉइंट है दोस्तों वो है यहाँ पर कौन सा, रामचंद्र शुक्ल, जो कि आपके कोर्स में भी है और इम्पोर्टेंट में भी है दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल ये मैंने लिखवाया है आपको, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। रामचंद्र शुक्ल जैसे चिंतामणि हो गया, ठीक, विचार विमर्श हो गया, ठीक, ये सब ध्यान देना। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, चिंतामणि हो गया ना, चिंतामणि हो गया। फिर लिखना है दोस्तों ग्रंथावली, यहाँ पर लिख लो ग्रंथावली,
ना, ग्रंथावली। जिन्होंने पिछली वाली वीडियो देखा होगा, ये रिपीट क्वेश्चन है, वहां पर मैंने पूरा रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूरी डिटेल, रचनाएं किस युग के लेखक है, क्या है, सब बता दिया है। ग्रंथावली और चाहो तो लिख सकते हो आप सूरदास विचार विधि, ठीक, सूरदास विचार विधि, ठीक, ये सब ध्यान देना। और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सी, 6 के बारे में, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भाव विलास। ये मैं आपको कल, ये रिपीटेड, ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें से अभी 6 पहुंच गए हैं, 4-5 पूरे रिपीटेड है, एक को छोड़कर, एक को, हाँ कोई भी इसमें जो, सब रिपीटेड है दोस्तों, सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। भाव विलास के रचयिता कौन है, यहाँ पर सवाल ये है कि भाव विलास, प्यारे दोस्तों यहाँ पर है भाव विलास, इसकी रचना करने वाले कौन है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन मैं देता हूँ, पहला भूषण, दूसरा है आपका केशव, तीसरा है मतीराम, चौथा है देव। इन सब के बारे में मैंने कल डिटेल में आपको बता दिया, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों बी, केशव। भाव विलास के रचनाकार कौन है प्यारे दोस्तों, केशव दास। कौन है, केशव दास, ठीक, पूरा नाम है इनका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, बी हो जाएगा। अब हम लोग इनके बारे में अगर और बात करेंगे, थोड़ा और जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक। जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों भूषण, तो भूषण की रचनाएं भी लिख लो थोड़ा सा, ठीक, भूषण की भी रचनाएं लिख लो। यहाँ पर देखो आंसर ये हो गया, जब रचनाएं अलग से लिखेंगे तो ब्लू पेन से लिखेंगे। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन है आपका कौन सा, भूषण। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, जरा ध्यान से सुनना। इनकी रचनाएं है शिवा छावनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शिवा छावनी। कौन सी रचना है, शिवा छावनी। कौन सी रचना है दोस्तों, शिवा छावनी। और है शिवराज भूषण, क्या है, शिवराज भूषण, ठीक। और भी इनकी अन्य रचना है। और क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर होगा करेक्ट कौन सा दोस्तों, बी, ये राइट आंसर है, ठीक है। जिसमें टिक लग जाए समझ लो राइट आंसर है, केशव दास। ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर किसकी, 7 की। 7 क्या है जरा देखो दोस्तों, 7 कह रहा है क्या, रीति मुक्त काव्य धारा की रचना। रीति मुक्त यहाँ पर पूछा है क्या, रीति मुक्त काव्य धारा, ठीक, रीति मुक्त काव्य धारा। ये क्वेश्चन है कि रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है, मतलब इस युग की रचना कौन सी है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, पहला है सुजान सागर, दूसरा है बिहारी सतसई। रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, सेट नंबर 1 का जाकर देख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिहारी सतसई, ऑप्शन नंबर सी है ललित ललाम, ऑप्शन नंबर डी है काव्य निर्णय। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रीति मुक्त काव्य धारा की जो रचना है वो है बिहारी सतसई। ऑप्शन नंबर बी बिहारी सतसई, ठीक, ये बिहारी क्या है दोस्तों, सतसई। ये किसकी रचना है प्यारे दोस्तों, ये बिहारी की ही रचना है, और बिहारी ही हैं जो क्या है, रीति मुक्त काव्य धारा से बिलोंग करते हैं, ठीक, ध्यान देना इस चीज को। तो प्यारे दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या रफ, तब आगे बात करेंगे। तो दोस्तों 7 तक हो गया। 7 का आंसर है आपका बी, बिहारी सतसई रीति मुक्त काव्य धारा के कवि माने जाते हैं दोस्तों, माने जाते हैं, ठीक, ये है। और इनकी जो रचना है बिहारी सतसई, बिहारी की ही रचना है, ध्यान देना इस चीज। तो प्यारे दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 में पूछा है दूसरा तार सप्तक। मैंने पिछले वाले लेक्चर में, सेट नंबर 1 वाले लेक्चर में मैंने 3 प्रकाशित हुए थे, ठीक, हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी ने क्या किया था, इसको प्रकाशित किया था दोस्तों। 3 है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले वाले में पहला पूछ लिया और इस वाले में क्या पूछा है, तीसरा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, पूछा है दूसरा तार सप्तक, मैंने आपको बताया दूसरा तार सप्तक, ठीक, जाकर वीडियो जरूर देख लेना और आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, वहां पर मिल जाएगा, ठीक, ध्यान देना है। दूसरा तार सप्तक मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ एक बार आपको फिर से, ठीक, दूसरा तार सप्तक। तो यहाँ पर नोट कर लेना। पहले तो यहाँ पर देखो मैं लिखवाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखो पहला लिखता हूँ, दूसरा लिखता हूँ और कौन सा लिखता हूँ, तीसरा लिखता हूँ, ठीक, तीसरा। तो पहला है प्यारे दोस्तों 1943, कौन सा है, 1943। दूसरा है 1951, और तीसरा है दोस्तों यहाँ कौन सा, तीसरा है दोस्तों 1959 में। और जो चौथा आपका हुआ था, 4 ही हुए थे, और ये है प्यारे दोस्तों 1900 कितना,
76 में। ठीक, ये ध्यान देना। और जो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, दूसरा वाला पूछा था, यानी ये वाला पूछा है आपसे 1951। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है दोस्तों, पहला 1943। 1943 में तो पहला वाला हुआ था, ए है ऑप्शन। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 1951। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, वहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, 1951। ठीक, ध्यान देना इस चीज को। ठीक, मैंने चारों लिख दिए, 1943 फर्स्ट हुआ, सेकंड में हुआ 1951, थर्ड में हुआ 1959 और चौथे में हुआ 1976। यही चार हुए। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, ध्यान देना, प्रकाशित किया था वो थे कौन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनको शॉर्ट फॉर्म में अज्ञेय के नाम से जाना जाता है। ये भी आप यहाँ पर क्या कर लो, लिख लो। ठीक, ध्यान देना इस चीज को। अब हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9 क्या कहता है दोस्तों, जरा ध्यान सुनना। प्रगतिवादी युग के कवि हैं, प्रगतिवादी कौन, एक प्रयोगवादी है, प्रगतिवादी। यहाँ पर पूछा है प्रगतिवादी। ठीक, यहाँ पर सेट करवाने के बाद एक दिन क्लास में लूंगा जिसमें कवि और लेखकों की संपूर्ण रचनाएं यहाँ पर मैं करवाऊंगा, कम से कम दोस्तों 50 से 60 रचनाएं, उन्हीं में से आपके फंस जाएंगे। फिलहाल ये सेट आप करते रहो, इन्हीं में से रिपीटेड पेपर देखिए हो रहे हैं। ठीक, मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 9, प्रगतिवादी के कवि कौन है बताओ, प्रगतिवादी के कवि। दोस्तों यहाँ पर मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। पहला शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन। ऑप्शन नंबर बी है प्रभाकर माचवे। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों नरेश मेहता। ऑप्शन नंबर डी है जगदीश गुप्त। याद रखना ये सब आपके कोर्स में नहीं है, केवल एक है शिव मंगल सिंह सुमन। तो ध्यान देना, ऑप्शन नंबर जो दोस्तों ए है क्या, शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह कौन है दोस्तों, शिवम है। ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर, ए है। ठीक, और बाकी जो नरेश मेहता है, प्रभाकर माचवे है, जगदीश गुप्त है, यह आपके कोर्स में भी नहीं है और आप चाहते तो आराम से आंसर लगा सकते थे। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम लोग आते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 है महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर पूछा महादेवी वर्मा की रचना। ठीक, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपके सामने, त्रिधारा, वेड़ा, पथ के साथी और गुंजन। ये 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर जब लिखोगे आप, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा सी, पथ के साथी। और इस बार आपसे पूछा जा सकता है प्यारे दोस्तों क्या, यामा। जो यामा है प्यारे दोस्तों, ये महादेवी वर्मा का क्या है, यहाँ पर महाकाव्य। क्या है, महाकाव्य। किसका, महादेवी वर्मा। और भी है, आंसू भी है और मेरा परिवार भी है। क्या है दोस्तों, मेरा परिवार भी है और गिल्लू भी है। और इनकी रचनाएं लिख लो चाहो तो यहाँ पर लिख देता हूं मेरा परिवार, और दोस्तों लिख लेना क्या यहाँ पर, गिल्लू। ठीक, यहाँ पर और बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि जो ऑप्शन नंबर ए है त्रिधारा किसकी रचना है बताओ। दोस्तों जो यहाँ पर त्रिधारा है ना, यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ अलग पेन से। प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है ए वाला, इसी का जो ए दिया है वो दिया है त्रिधारा। ये है प्यारे दोस्तों किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और दिया है, वो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये है ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर कौन सा, बी है। और बी है और यहाँ पर कौन सा है, डी, बी एंड यहाँ पर एक ऑप्शन और है डी। ठीक, तो ये है दोस्तों यहाँ पर लिखा है गुंजन और लिखा है वीणा। ये लिखा है गुंजन प्लस यहाँ पर लिखा है वीणा। ये किसकी है बताओ, गुंजन और वीणा है दोस्तों किसका, गुंजन और वीणा ये किसकी रचनाएं हैं बताओ यहाँ पर, सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक, सुमित्रा नंदन किसकी है, पंत की। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया आपका, महादेवी वर्मा की रचना है पथ के साथी, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये एक्स्ट्रा है आपके सामने मैं चीजें बताकर चल रहा हूं। ठीक है, अब है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। सुनना 11 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। तो 11 है विंध्य के वासी उदासी, और यहाँ पर लिखा है तपोव्रतधारी महाबिन नारी दुखारी।
फिर से सुन लेना एक बार। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिन नारी दुखारी। तो इसमें पूछा है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो ध्यान देना। पहले मैं आंसर लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है दोस्तों वो हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, हास्य। कौन सा, हास्य रस। ध्यान देना, ये ऑप्शन है हमारा कौन सा, हास्य रस। कौन सा ऑप्शन है, बी। ये इसका 11वें का आंसर होगा। और उसमें पूछा है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है करुण रस। मैंने आपको डिटेल में समझाया है पिछले वाली वीडियो में। करुण रस, जहां पर शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहां पर करुण रस की प्राप्ति होती। करुण का मतलब होता है शोक, शोक का मतलब होता है रोना या विलह करना। ठीक, तो जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा फटक रही थी शीश, ठीक, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव है, तो यहाँ पर क्या होगा, किसकी रस की प्राप्ति होगी यहाँ पर बताओ, करुण रस की। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा है क्या, श्रृंगार रस। श्रृंगार का मतलब होता है जहाँ पर रति नामक स्थायी भाव हो। रति, कौन सा, रति नामक स्थायी भाव हो, वहाँ पर क्या होता है, श्रृंगार रस। जैसे हे खगमृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, यहाँ पर श्रृंगार के विषय में बात की गई है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस यानी रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, श्रृंगार हो गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो दिया है डी, इनमें से कोई नहीं। बाकी इसके और भी मैंने वीर रस बता दिया है, और क्या नाम है, रौद्र, सब कुछ मैंने क्या कर दिया दोस्तों आपको यहाँ पर बताया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12 क्या है, जहां उपमेय में उपमान की समानता। याद रखना, जहां पर उपमेय में उपमान की समानता करते हैं दोस्तों वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, ध्यान से सब जरूर देखना दोस्तों, बहुत काम आएगा। उपमा अलंकार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पर और भी है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह। जहाँ पर संदेह हो किसी चीज में, नारी है कि सारी है कि सारी बीच नारी है कि सारी नारी ही है कि नारी ही की सारी है, ये हमारा क्या संदेह है, क्या है दोस्तों, संदेह। ठीक, और यहाँ पर लिखा है उत्प्रेक्षा रूपक, सारी बातें यहाँ पर मैंने क्या किया दोस्तों आपको समझा दिया। आगे देखो यहाँ पर, आगे देखो यहाँ पर लिखा है सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती। ध्यान देना इस चीज को प्यारे दोस्तों। यहाँ पर जो दोहा होता है ना, लिखा है सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में। याद रखना, दोहे का ही उल्टा क्या होता है, सोरठा छंद होता है, या सोरठे छंद का उल्टा ही क्या होता है, दोहा होता है। तो दोहे के विषम, याद रखना, जो दोहा होता है उसके विषम पंक्ति में जो होता है दोस्तों, विषम पंक्ति यानी पहले और तीसरे चरण में उसके 11 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 11 मात्राएं, बिल्कुल गलत है, ध्यान देना इस चीज को। जो सोरठा छंद होता है दोस्तों उसके दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, लेकिन पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे रहीमन मोहिन सुहाय अमीय मियावत मानबिन जो विष देत बुलाए प्रेम सहित मरी वो मनु, ये होता है किसका, सोरठा का। और भी एग्जाम्पल देखना हो तो पिछली वाली वीडियो जरूर देखना। और यहाँ पर जो दोहा होता है दोस्तों जस्ट इसका उल्टा होगा, उसके दूसरे और चौथे चरण में, दोहे के दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। जैसे पवन तरह संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय में स्वरूप, कोई भी दोहा ले लेना यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जो 13 का हमारा दोस्तों आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर क्या, डी। 13 का आंसर 13 ही आएगा। ठीक, ये ध्यान देना। यहाँ पर दोस्तों 14 वाले में एक चीज पूछा है, अपव्यय। अपव्यय, 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 ध्यान देना। अपव्यय में कौन सा समास पूछा है दोस्तों, यहाँ से उपसर्ग पूछा है। तो पहला ऑप्शन है अ, दूसरा है उप, तीसरा है अप, चौथा है अधि। तो देखो ध्यान से, इसमें लिखा है अपव्यय दोस्तों, ये पहला वाला ले लो, अप, ये हो जाएगा अप, इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है कौन सा, सी, ये 14 है। प्यारे दोस्तों अब हम बात करते हैं यहीं पर किसकी, 15 की। 15 में लिखा है माता पिता, ध्यान देना, माता पिता, यहाँ पर लिखा है माता, फिर ये लगा है, फिर लिखा है पिता। इसमें पूछा है दोस्तों कौन सा, इसमें पूछा है कौन सा समास है, ध्यान देना, माता और पिता। जहां पर और शब्द हो, जैसे माता और यहाँ पर और पिता, ऐसे ही होता है दोस्तों। जहां पर ये लगा हो, दो चीजों को अलग कर रहा, दोनों की मीनिंग क्या हो, दोनों का अर्थ हो, अपने में आप में क्या हो, एक अर्थ हो, तो वहां पर ध्यान देना दोस्तों। वहां पर कौन सा समास होता है हमेशा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा दोस्तों, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बोलते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक, या याद रखना।
दोस्तों एक ऑप्शन इसमें दिया है कौन से, बी, द्विगु समास। द्विगु मतलब जहां पर संख्या की बात की जाए, जैसे चौराहा, चौराहा, चार राहों का समूह, ये है द्विगु समास। यहाँ पर दोस्तों लिखा है यहाँ पर बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास क्या होगा, जैसे क्वेश्चन किया जाए, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकमल, ठीक, नीलकंठ या श्वेतांबर या पीतांबर ऐसे, तो नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ यानी भगवान से प्रश्न किया गया है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये था हमारा कौन सा 15 में। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है दोस्तों ये समुद्र शब्द का पर्यायवाची, ये भी रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 60, समुद्र, समुद्र, ध्यान देना, समुद्र का पर्यायवाची, पर्यायवाची। एक दिन की क्लास है, 1-2 दिन की क्लास है दोस्तों, बहुत अच्छे से इनको क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, खूब ढेर सारी चीजें। यहाँ पर समुद्र की जो है, यहाँ पर लिखा समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, तो ध्यान देना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों वो दिया है सागर, ए दिया है क्या, सागर, बी दिया है प्यारे दोस्तों, इसमें मैं लिखना पड़ेगा ऑप्शन पारावार, पारावार। ऑप्शन नंबर सी दिया है प्यारे दोस्तों, इसमें कौन सा, महीपति, महीपति, महीपति। और यहाँ पर दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर लिखा है जलधि, क्या लिखा है, जलधि, ठीक, जलधि। यहाँ पर ये चारों ऑप्शन क्या है दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, आंसर बताओ। तो ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर मैंने रख दिया, ध्यान देना। समुद्र का तो दोस्तों यहाँ पर पर्यायवाची होता है, तो देखो यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची पहली बात तो सागर होता है, और पारावार भी होता है, और जलधि भी होता है। लेकिन जो महीपति है दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ये तो इसका देखो होता ही, समुद्र का होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन महीपति जो है वो किसका पर्यायवाची है प्यारे दोस्तों, राजा का, ध्यान देना। राजा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है, लिखा था महेशपति या महीपति, नाम सुना होगा, तो ये राजा का पर्यायवाची है दोस्तों, कौन सा, महीपति। बाकी सागर, पारावार, जलधि ये सब किसके हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं दोस्तों, ठीक। चलो यहाँ पर इतना हो गया 16। अब यहाँ पर देखो 17 देखो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर है 17। यहाँ पर लिखा क्या है, शी का तत्सम, सी, यहाँ पर लिखा है सी, इसका तत्सम, तत्सम, इसका तत्सम बताना है। सी का जो तत्सम होगा प्यारे दोस्तों वो होता है हमारा कौन सा, शत। सी का तत्सम जो होता है वो होता है शत। ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों ए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया है शत, ये शत ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 17 का राइट आंसर ए होगा, ठीक। अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, 18। यहाँ पर कौन सा पूछा गया है प्यारे दोस्तों, 18। 18 में क्या पूछा है बताओ, चलो इसको रफ करके तब आगे हम बात करते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18 का। 18 में कह रहा है यहाँ पर तेसाम में विभक्ति और वचन। यहाँ पर पूछा दोस्तों तेसाम, तेसाम में क्या बताना है, विभक्ति, विभक्ति वचन बताना है, और क्या बताना है दोस्तों, वचन, ठीक, ये बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, देखो पहला ऑप्शन है तेसाम, मैं बोलता हूँ दोस्तों आपको बताना है। आपको पहला पंचमी विभक्ति द्विवचन, दूसरा है सप्तमी विभक्ति एकवचन, तीसरा है दोस्तों षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चौथा है चतुर्थ विभक्ति एकवचन। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर राइट क्या, सी। क्या होगा दोस्तों, षष्ठी, षष्ठी, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन, बहुवचन, ठीक। ये है ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, सी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। 8वें का राइट आंसर तेसाम विभक्ति, तेसाम का विभक्ति और वचन होता है कौन सा, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ ना क्वेश्चन नंबर 19 का। तुमसे सोया नहीं जा सकता, देखो यहाँ पर लिखा है तुमसे, तुमसे सोया नहीं जा सकता। अब जरा इसको हम यहाँ पर इससे बात करते हैं। तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य क्या बताना है प्यारे दोस्तों, इसमें वाच्य बताना है, क्या बताना है, वाच्य बताना है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर है कृतवाच्य, कर्तवाच्य, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर है भाववाच्य। ध्यान देना, तुमसे सोया नहीं जा सकता, इसमें भाव प्रकट किया जा रहा है।
इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा राइट आंसर बताओ, भाववाच्य, भाववाच्य। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग कौन सा 20 में। लिखा है विकारी पद नहीं है। क्या है? विकारी पद नहीं है। विकारी, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया। विकारी शब्द या पद नहीं है। नहीं, याद रखना, यहाँ लिखा है नहीं है, नहीं है। ठीक, ध्यान देना इसमें। ऑप्शन नंबर मैं देता हूं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है पहला गाय, दूसरा ऑप्शन लिखा है सभा, तीसरा है प्रतिदिन, सभा, तीसरा है प्रतिदिन, और चौथा दोस्तों यहाँ पर दिया है हमारा डी ऑप्शन कौन सा, रमेश। क्या दिया है? हाँ, रमेश। देखो, ये गाय है, जानवर का नाम है। ये दोस्तों ये भी नाम है इंसान का। सभा एक बैठक होती है, लेकिन यहाँ पर दिया है प्रतिदिन, और यहाँ पर पूछा है कौन सा विकारी पद। कौन सा दोस्तों? विकार, जिसका विकार नहीं हो सकता ना, जिसका विकार नहीं हो सकता। तो ये है गाय है, विकार, सभा भी है, रमेश भी है, लेकिन प्रतिदिन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी, और नाम है दोस्तों कौन सा? प्रतिदिन। ठीक, ये विकारी पद नहीं है। ध्यान देना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम मंडे से दोस्तों अभी इस हफ्ते जो क्लास चलेगी वो केवल चल रही है क्लास 10th वालों की। तो नेक्स्ट मंडे से जो क्लास चलेगी प्यारे दोस्तों वो चलेगा क्लास 12th वालों के लिए मैथ, और जो भी अनसॉल्व कराएंगे मैथ और हिंदी पहले करवाएंगे, उसके बाद साइंस लगातार 10th और 12th दोनों की चलेगी। तो इस हफ्ते 10th की अनसॉल्व रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने क्वेश्चंस को करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।